नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 97 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये दिसंबर का मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ वर्ष 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष 2025 का हाल तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने इस वर्ष को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन वीडियोस में की जा चुकी है। साथ ही साथ उस राशिफल का एक्यूरेसी जो होने वाली है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2024 का राशिफल देखा था वो जानते ही हैं कि उस राशिफल की क्या एक्यूरेसी थी, और 2025 के राशिफल की जो एक्यूरेसी होने वाली है वो वर्ष के अंत होते होते आप स्वयं ही उसको बता देंगे। इस राशिफल को देखने के लिए इन 12 ही वीडियोस को एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर के सम्मिलित किया जा चुका है, और इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है जहां पर लिखा होगा 2025 का वार्षिक राशिफल, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे जहां पर आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार उन राशिफल को सुन सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए वो भी उसमें बताया है, तो उन उपायों को करके आप अपने वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं, और किस तरह से आपको 2025 के लिए प्लानिंग करनी चाहिए उस राशिफल को देखने के बाद में आप कर सकते हैं। तो अवश्य ही इस प्रोग्राम को देखने के बाद में राशिफल के प्रोग्राम को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार आचार्य जी, वृश्चिक लग्न में सूर्य 12वें भाव में तुला राशि में मंगल, गुरु और बुध ग्रह के साथ ही हैं, जो कि पूर्णिमा के चंद्रमा की 7वीं दृष्टि से दृष्ट हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए या सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य को जल दें, अनामिका उंगली में रविवार को सोना या तांबे की रिंग धारण करें, तो क्या सूर्य कुछ अच्छा फल करेंगे सरकारी जॉब दिलाने में? देखिए देवी प्रसाद जी, सबसे पहले तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य कर्म भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं, और आप बोल रहे हो कि सूर्य गुरु और बुध के साथ में जाकर के बैठे हैं 12th हाउस में। अब आपने सूर्य की डिग्री नहीं बताई, आपको सूर्य के नक्षत्र के विषय में और चर्चा कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि यदि ये सूर्य मंगल के नक्षत्र में होते, चित्रा में या फिर विशाखा में होते गुरु के नक्षत्र में, तो इनके बुरे प्रभावों में काफी हद तक कमी आ जाती। लेकिन यदि ये सूर्य स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में होंगे, तो कहीं ना कहीं इनके बुरे प्रभावों को ये बढ़ा देंगे। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को देखा जाए, वैसे तो सूर्य और गुरु की युति शिक्षक योग होता है, इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग होता है, इसको भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। गुरु और बुध की युति भी एक रुद्र योग होता है, इसको भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस तो बन रहे हैं, बट वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि आप देखो तो सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं, गुरु धन भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, और बुध अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। ये पांचों ही भावों के स्वामी जाकर के 12वें स्थान में बैठ गए हैं, जो कि एक त्रिक भाव है। अब 12वें भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति पर निर्भर करेगा कि इस जातक का जीवन कैसा होने वाला है, क्योंकि धन भाव और लाभ भाव का स्वामी यदि दोनों ही जाकर के 12वें भाव में बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं दरिद्र योग है, ऐसे व्यक्ति के पास में धन संचित नहीं हो पाता। कर्म भाव का स्वामी भी जब 12वें भाव में जाकर के बैठे तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में कार्य क्षेत्र में सदैव ही उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई रहती है। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिन पर चर्चा कर लेनी चाहिए। अब बुध अष्टम के स्वामी होकर के भी 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये विपरीत योग के रूप में देखा जाएगा। बट मंगल भी आप बोल रहे हो कि 12वें भाव में ही है, तो मंगल लग्नपति होकर के 12वें भाव में, तो ये तो अवयोग हो गया। अब तो मंगल को भी अगर हम काउंट कर ले तो 7 भावों के स्वामी जाकर के 12वें स्थान में बैठ गए हैं। अब यदि शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो ऐसे जातक को विदेश भेजा जा सकता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी चंद्रमा भी 6ठ स्थान में है, जो कि जीवन काल में सदैव ही संघर्ष करने को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो ये चीज बन रही है जो ग्रह स्थिति आप बता रहे हो।
मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप इस जन्म कुंडली का एक बार प्रॉपर एनालिसिस करा लीजिए, ताकि इस कुंडली में हम देखें कि क्या चीज़ है। अगर जातक को विदेश में ही जाकर के सफलताएं मिलनी है तो उसको विदेश की व्यवस्थाएं उसको कराई जाएं, क्योंकि यदि स्वदेश में इस तरह का चार्ट रहेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति बनेगी। अब आपने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब तो मुझे इन प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को देखते हुए मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात भी गलत नहीं है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनका सूर्य 12वें में हो, शनि से भी दृष्ट हो, तो भी वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। बट गुरु, बुध, ये सभी ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं इस कुंडली में, और लग्न का स्वामी भी कमजोर हो रहा है। तो इन कॉम्बिनेशंस को देखते हुए मुझे गवर्नमेंट जॉब की स्थिति तो नहीं दिखती, तो मैं उस पर विचार या उस पर चर्चा करना कोई मतलब का नहीं समझता हूं। अब आपने कहा है कि सूर्य को जल दें, तो जी अवश्य ही आपको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य को जल दीजिए। अनामिका उंगली में रविवार को सोना या तांबे की रिंग धारण करें, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो वृश्चिक लगन का चार्ट है तो तांबा पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य कुछ हद तक अच्छा फल देंगे सूर्य को जल देने से। तांबे का जो छल्ला इत्यादि आप पहनने की बात कर रहे हो, इससे क्या होगा ना कि सूर्य को पावर मिलेगी, बल मिलेगा। सूर्य के बल का विचार करना होगा। सूर्य आपका पीड़ित है, बली है या नहीं है ये तो देखना पड़ेगा ना। वैसे नीच राशि में तो कहीं ना कहीं उसको बल मिल रहा है, लेकिन वो बुरे फल देने के लिए बाध्य है। तो स्थिति को देखना होगा कि नीचत्व भंग हो रहा है नहीं है, किस तरह की कंडीशंस बन रही हैं। सूर्य को जल दीजिए। संभव हो तो रविवार के दिन नमक का त्याग करिए। इसके साथ ही साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ये उपाय अच्छा होगा। और किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं तो पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य ही आपको वहां पर नदी के आसपास वहां पर जलाना चाहिए। इन कुछ उपायों को करिए। बाकी संपूर्ण कुंडली को ही अध्ययन करना होगा यहाँ तो, क्योंकि बहुत से ग्रह 12वें भाव में जाकर के बैठ रहे हैं। अगला प्रश्न जो है ये हुनर सरगुन, अब ये नाम है आईडी है मुझे पता नहीं। इनका प्रश्न है कि सर कुछ ज्योतिषी बोलते हैं सिंह लगन में सेकंड हाउस के स्वामी होने से बुध देव मारक होते हैं, पर मेरा मन नहीं मानता इस बात को, क्योंकि बुध को 2 अच्छे डिपार्टमेंट मिले हैं, धन और लाभ, एंड सूर्य के मित्र भी हैं बुध देव। देखिए ये तो तात्कालिक मित्रता में जाकर के पता चलेगा कि सूर्य और बुध में मित्रता है या नहीं है, हालांकि वो अलग विषय है। देखिए आपका मन क्यों नहीं मानता, ये भी पॉइंट ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और कुछ ज्योतिषी क्यों मारक बोलते हैं ये भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए ये जानना होगा कि जिन ज्योतिषियों की आप चर्चा कर रहे हो जो कि बुध को मारक मानते हैं, उनमें और आपका जो मन नहीं मानता है उनमें, इन दोनों ही व्यक्तियों में यदि देखा जाए तो उस चश्मे का भेद है जिस चश्मे से वो इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात जिन ज्योतिषियों के विषय में आप चर्चा कर रहे हो कि जो कि बुध को मारक कहते हैं, वो केवल और केवल आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योतिष के ग्रंथों का निर्माण किया गया था और ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को अच्छा प्रदर्शित करता है जो कि आपके आध्यात्म के मार्ग को और ज्यादा इजी बनाए। और आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो, जिनमें आपने कहा कि 2 अच्छे भाव, तो बिल्कुल वो दोनों ही मूल्य के भाव हैं, धन भाव और लाभ भाव, इनके बिना तो आपका जीवन ही नहीं चल सकता। तो आप भौतिक दृष्टिकोण के चश्मे से उसको देख रहे हो, तो आपका मन नहीं मानता कि वो अकारक है। लेकिन लाभ भाव का स्वामी सदैव ही अकारक ही माना जाता है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी नैसर्गिक मित्रता के रूप से लग्नेश का मित्र नहीं होता है। दूसरी चीज, धन भाव और लाभ भाव ये कोई ही कारक भाव नहीं होते हैं। जन्म कुंडली के आधार पर केंद्र और त्रिकोण, इसमें भी मेनली त्रिकोण 1, 5, 9 ये कारक भावों के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि धर्म त्रिकोण है और ज्योतिष वेद का नेत्र है। वेदो नारायण साक्षात, वेदों को नारायण के समतुल्य ही कंसीडर किया गया। अब नारायण के पास तो स्वयं लक्ष्मी है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात होगी नहीं। यदि किसी व्यक्ति का जब आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व तो होगा ही, तो धन इत्यादि तो उसके पास नॉर्मली सी चीज है, आ जाता है। अब उसको क्यों मारक कहा गया, क्योंकि बुध आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधाओं को उत्पन्न करेंगे। 11th हाउस जो है वो 6th से 6th है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म में ये बाधाओं को उत्पन्न करेगा, कामनाओं का घर है वो। और यदि आप सेकंड हाउस को देखते हो तो वो अर्थ त्रिकोण का 5म स्थान होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा को ही उत्पन्न करेगा। तो जब हम आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बुध को मारक ही कंसीडर करेंगे। भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब बुध की दशा आएगी तो भी वो हेल्थ इश्यूज तो आपको देगी, लेकिन जब बुध की दशा आएगी तो धन लाभ की स्थिति बनाएगी। जब धन लाभ की स्थिति बनेगी तो आप केवल और केवल धन के पीछे भागेंगे, तो आध्यात्मिक मार्ग तो आपका बाधित हुआ ना। इस वजह से बुध को मारक की संज्ञा दी गई है सिंह लगन की कुंडली में, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अब आपने कहा है कि 2 अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे, तो नजरिए की बात है ना। किसी संत की कुंडली का अध्ययन करें तो उनको तो ये भावों से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके लिए तो वो अच्छे डिपार्टमेंट हुए ही नहीं ना। आपको धन से मतलब है तो वो आपके लिए अच्छे डिपार्टमेंट है।
लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन कर रहे हो जो कि विरक्त है, जिसको धन इत्यादि से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसके लिए वो दोनों ही भाव अच्छे डिपार्टमेंट नहीं माने जाएंगे। तो ये नजरिए की बात है। उन लोगों के लिए तो अष्टम भाव एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाएगा, तो आपके लिए अष्टम भाव एक बुरा डिपार्टमेंट है। तो ये चश्मे का भेद है केवल और केवल। आप जिस चश्मे से देखोगे 12 ही भाव अच्छे डिपार्टमेंट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये चश्मे के भेद पर निर्भर करता है कि आप किस चश्मे से उस कुंडली को देख रहे हो और वो किस चश्मे से उस कुंडली को देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये पंकज जी का है। इन्होंने पूछा है कि लग्न पर राहु की दृष्टि के दुष्प्रभाव क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, लग्न पर यदि राहु की दृष्टि पड़े तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह बोला गया है, और जब भी इनका संबंध लग्न से बनता है, या तो ये लग्न में बैठे हो या लग्न पर इनकी दृष्टि हो, तो ये व्यक्ति को सबसे पहले तो भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज्ड कर देते हैं। और जब कंफ्यूजन की स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता है। उसको फिजूल की चिंता, बेचैनी और मानसिक अशांति होने लगती है। राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते कई बार आपको आपके किए गए कृत्यों का वो लाभ नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अब लग्न पर राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम में नवम स्थान से पड़ेगी। पंचम से पड़ेगी तो कहीं ना कहीं संतान सुख में कमी आती है। सप्तम से पड़ेगी तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य का सुख जो होता है वो खास नहीं मिल पाता है। और 9th हाउस के राहु को कुछ मामलों में तो ठीक माना गया है, कहीं ना कहीं वो आपको धर्म से थोड़ा दूर ही कर देते हैं। धर्म के प्रति वो आस्था आपके मन में उत्पन्न नहीं हो पाती है जो कि होनी चाहिए। तो ये परेशानियां आती हैं। अब इनसे बचने के लिए कुछ सिंपल से उपाय हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके लग्न कौन है, तो आपके लग्नेश कौन है और आपके लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है। यदि आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश और लग्न के कारक सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो लग्न पर जो राहु की दृष्टि के बुरे प्रभाव है वो आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। लेकिन यदि लग्न, लग्नेश, सूर्य इत्यादि कमजोर हो रहे हैं आपकी कुंडली, तो लग्न पर राहु की दृष्टि के पड़ने के चलते ये परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। इसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, अपने लग्नेश को बल देने का प्रयत्न करना चाहिए, मछलियों को कुछ खाने को देना चाहिए, जिससे इस परेशानी में कुछ हद तक कमी आ सकती है। आप एकादशी या पूर्णिमा का उपवास भी करके अपने मन को नियंत्रित करके इस परेशानी को काफी हद तक कम तो कर ही सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 97 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।